नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। तो ये संख्या में 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हुआ या माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय हुआ, इन सभी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपके माइनर पेपर होते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर या राम मनोहर लोहिया का माइनर पेपर, उन सभी के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का माइनर पेपर, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका है भैया, कल पेपर है आपका, उसी के लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट्स आ रहा था, तो मैंने कहा चलो दे ही देता हूँ। क्योंकि ये क्लास आने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कल पेपर है। लेकिन क्या हुआ कि बच्चों ने तमाम एसएमएस किया कि गुरुजी इस एक पेपर सॉल्व कर दीजिए। तो मैं आज एक पेपर सॉल्व करूंगा कि जो आपका सीसीएसयू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पॉलिटिकल साइंस से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फंस गए हैं परीक्षा में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर भेज दीजिएगा 9984, ठीक है, 039 139 नंबर पर आप पीडीएफ बना करके साफ साफ पेपर भेज दीजिएगा अपना, ठीक है। ये बात ध्यान, जो भी पेपर आपका होगा वो भेजते रहिएगा। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा कितनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी, ठीक है। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी में ये एक प्रकार से हिंदी का काल विभाजन किया है और वैज्ञानिक तरीके से किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के आदिकाल को आपने, आदिकाल को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि राजा मुंज और भोज के समय से लेकर के हमीर देव तक के समय का वर्णन जो है आपको आदिकाल तक मिल जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह के लेखक है महेश दत्त शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआती रचनाओं में से एक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा है, और इनका इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ठीक है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। इसके अलावा एक एक इंदो हिंदुस्तानी करके रचना है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई, गारसतासी की, ठीक है। तो वो पुस्तक किसकी है? वो पुस्तक है गारसतासी, पहले फ्रेंच जो है फ्रेंच भाषा के लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा है? तो उन्होंने लिखा गारसतासी ने, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारण काल कहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बीज बपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, आदिकाल को बीज बपन काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको वीर गाथा काल कहा। आदिकाल कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल कहा था मिस्र बंधुओं ने, ठीक है। मिस्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक का नाम, मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। कौन सी पुस्तक है बेटा? मिस्र बंधु विनोद, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में सारे प्रश्न पूछाता है। मिस्र बंधु की पुस्तक का क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आदिकाल को बाल्य अवस्था का काल किसने कहा? आदिकाल को बाल्यावस्था का काल, आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा? बाल्यावस्था का काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, मैं तीव्र गति से बता रहा हूँ, चूंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है और आपके पास भी नहीं, चूंकि कल आपकी 10 बजे से परीक्षा है, इसीलिए अभी आप ये देख पा रहे हो रात में। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? सॉरी, बाल्यावस्था, आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा था बेटा? तो बाल्यावस्था का काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आरंभिक काल की बात की तो मिस्र बंधुओं ने कहा। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, राहुल संकीर्त्यान ने आदिकाल को क्या कहा? राहुल संकीर्त्यान, महापंडित राहुल संकीर्त्यान अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक, इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को, सिद्ध सामंत काल कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, आदिकाल के प्रथम कवि,
आदिकाल के प्रथम कवि कौन है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आदिकाल के प्रथम कवि हैं सरहपाद, ठीक है, या सरहपा इन्हीं को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्लियर, ये बात आप ध्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बताएं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छंद है, ये छंद किसका है? ये बिहारी लाल का छंद है। बिहारी को लेकर के परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा बेटा, गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम बताएं। गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? तो गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? बिहारी लाल ही हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? उसका नाम है बिहारी सतसई, ठीक है, सतसई। सतसई में कितने दोहे हैं बेटा? सतसई में 713 दोहे या फिर 719 दोहे, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। बिहारी जो है किस जो है काल के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। किसके बेटा? रीति सिद्ध परंपरा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं कौन? बिहारी लाल, यानी रीतियों को जानते थे लेकिन रीतियों में बंद करके रचनाएं नहीं लिखते थे। किसके संबंध में कहा गया है? क्या कि सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो बिहारी लाल जी के संदर्भ में ही कहा गया है। भारत का मतलब हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि जिनकी एक ही रचना है बिहारी सतसैया, और मात्र एक रचना लिख करके 713 719 दोहों की रचना करके पूरे हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाले कवि हैं बिहारी लाल, ठीक है। ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते हैं बिहारी लाल, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त रचनाएं लिखते। कहत नतत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भुवन में करत है नैनो नहीं सौ बात। रचना किसकी है? पंक्तियां ये भी बिहारी लाल की। प्रश्न पूछा जाता है। केशवदास से प्रश्न क्या आएगा? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है बेटा? प्रश्न खूब पूछा जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत लिख लीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपका सारा क्वेश्चन बन जाए, एक भी प्रश्न आप ना छोड़े। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस का पूरा छाप दिया, ऐसे इसको भी छाप दे, ठीक है। चले आगे देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका। तुलसीदास, तुलसी की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं इनमें से? हनुमान बाहो किन्हीं की रचना है, तुलसीदास जी की ही, ठीक है। हनुमान बाहो किन्हीं की रचना है, ठीक है। बरवे रामायण की है और दोहावली भी इन्हीं की है। ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की ही हैं। बरवे नायिका भेद इनकी रचना नहीं है। नायिका भेद पर तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं। ये नायिका भेद वगैरह आप देखते हैं रीतिकाल के कवियों का लेखन रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरवे नायिका भेद लिखा है किसने? रहीम दास जी ने लिखा है। रहीम दास का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के नौरत्नों में से एक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैरम खान के पुत्र थे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ये गोरखबानी के संपादक हैं, बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया और उसका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है। गोरखनाथ की रचनाओं में किसका वर्णन है बेटा? तो ये चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन किसका है? गोरखनाथ की रचनाओं में किसका वर्णन किया गया बेटा? तो कुंडलनी, जागरण और शून्य समाधि का वर्णन है, बिल्कुल है। गुरु महिमा का वर्णन भी है और वैराग्य का वर्णन भी किया गया है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या आपका आ चुका है भैया? जोय जोय पिंडे स्वय ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? जोय जोय पिंडे स्वय ब्रह्मांडे, ये हठ योग का मूल सिद्धांत है जो मानता है कि शरीर जो होता है यानी पिंड में, शरीर यानी पिंड में वही ब्रह्मांड में है, ठीक है। ये बात ध्यान, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, सारी बातें इसमें बताई गई हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो तो ये गोरखनाथ की रचना है, मतलब गोरखनाथ की जो है पंक्तियां हैं। गोरखनाथ ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है। गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, कथन किसका है? गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, इस कथन को कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर। हसीबा खेलिबा, हसीबा हसीबा बोलिबा तब कि न चलिबा, ठीक है, तब किन चलिबा धीर, ये पंक्तियां किसकी हैं? हसीबा खेलिबा, तो ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका बाबू। खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है? होता है 16 नंबर। खड़ी बोली का पहला कवि, तो खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है आदिकाल में ही पहली मुकरियां ये सब खड़ी बोली में ही लिखा करते थे, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सरहपा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जगनिक ने आलखंड नाम की रचना लिखी है, ये प्रश्न आप आलखंड को क्या बोलते हैं? परमाल लासो बोलते हैं, परमाल लासो, ठीक है,
परमाल लासो की रचना किसने की है? जगनिक ने की है। आलखंड भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? अमीर खुसरो बेटा आदि काल के कवि हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये एक प्रकार से इसमें गोरी का अर्थ क्या होता है? गोरी का मतलब होता है बेटा क्या? शरीर। गोरी का मतलब है यहाँ पर शरीर से सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है गोरी का। ठीक है, तो शरीर के लिए गोरी सोवे सेज पर ठीक है, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ठीक है, बताएं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है भैया? खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग की उचित व्याख्या क्या है? खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, इसकी उचित व्याख्या क्या है? आत्मा परमात्मा के संग जगी हुई है। आत्मा परमात्मा के संग जो है जगी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। सूफी मत के अनुसार यहाँ पी का अर्थ होता है परमात्मा और खुसरो जो है वो आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ पर दिखाया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? और ये सब खुसरो की ही पंक्तियां हैं। ठीक है, चाहे वो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदे से दोहा है आपके पाठ्यक्रम में संकलित। अमीर खुसरो का ही ये प्रश्न परीक्षा में आता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था बेटा क्या? अमीर खुसरो का नाम था अबुल हसन। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका बी ऑप्शन। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु जी का नाम था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 21 नंबर, कबीर ग्रंथावली के संपादक। कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 22 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रमुख कवि कौन है बेटा? उनका नाम है, संत काव्यधारा का प्रमुख कवि, प्रथम कवि, संत काव्यधारा का प्रथम कवि है कबीर दास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर की जो है वाणियों का संग्रह क्या है? कबीर की वाणियों के संग्रह का नाम क्या है बेटा? बीजक। बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह का नाम है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बेटा? 3 पार्ट हैं। एक का नाम है साखी। ठीक है, एक का नाम है साखी, एक का नाम है सबद। ठीक है, और एक का नाम क्या है? रमैनी। ठीक है, साखी सबद रमैनी ये बीजक के 3 पार्ट होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बाकी अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीर जो है ये ज्ञान काव्य धारा या राम भक्त शाखा के कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो राम भक्त शाखा के तुलसीदास जी कवि हैं। कृष्ण भक्त शाखा के सूरदास जी कवि हैं। ठीक है, सूरदास जी हैं। प्रेम काव्य धारा के जायसी हैं, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा आपके कुतुबुद्दीन मंझन, शेख निसार, ये सब हैं। ज्ञान काव्य धारा की अगर बात करें बाबू, तो ज्ञान काव्य धारा के ही हैं कबीर दास जी। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि रहे हैं। क्लियर? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सतगुर समान को सगा में समान का अर्थ क्या होता है? सतगुर समान को सगा, इसमें जो है समान का अर्थ होता है समान से। ठीक है, समान से, समान मतलब होता है समान। ठीक है, समान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सतगुरु के समान या जैसा कोई जो है दूसरा सगा या हितैषी नहीं है, ये बात यहाँ पर कहा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 25 नंबर क्वेश्चन है, कबीर साहित्य के आलोचक हैं। कबीर साहित्य के आलोचक कौन है? कबीर साहित्य के आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पुरुषोत्तम अग्रवाल। तीनों ने कबीर साहित्य पर आलोचना करी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कबीर की भाषा को कितने बोलियों के शब्द हैं? बताएं कितने बोलियों के? तो कबीर की भाषा में आप देखते हैं राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी सभी बोली के पुट आपको मिल जाएंगे, चूंकि इनकी बोली को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी सभी का प्रयोग आपको कबीर की भाषा में मिल जाएगा। सधुकड़ी भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साधुओं के बीच में रह करके भाषाओं को सीखे हैं। विभिन्न साधुओं के सत्संग में जाया करते थे, वहीं से भाषा सीखे हैं। ठीक है, इनको भाषा का या वाणी का डिक्टेटर इनको किसने कहा है? इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं 27 नंबर। अच्छा, कबीरदास को कौन कवि नहीं मानता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास को कवि नहीं मानते हैं, बल्कि एक ये संत मानते हैं। ठीक है, संत पहले हैं, कवि बाद में है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको जो है क्या कह देते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको जो है कहते हैं क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला 27 नंबर प्रश्न है, अकथ कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक कौन है? अकथ कहानी प्रेम की इसको लिखा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीतकालीन कवि हैं, बताएं रीतकालीन कवि कौन है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रीतकालीन कवि बिहारी लाल रीतकाल के हैं, देव भी रीतकाल के हैं, पद्माकर भी रीतकाल के ही कवि हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में बेटा कितने खंड है? 57 खंड कुल मिलाकर के पद्मावत में, ठीक है। पद्मावत में 57 विकल्पों में आपका इनमें से 34 निकटतम लग रहा है तो 34 लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 57 खंड है पद्मावत में कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, ठीक है। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, पद्मावत कितनी किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा का ये रचना है, ठीक है। अवधि में भी कौन सी अवधि है? ठेठ अवधि में लिखा गया है। ये बात आप देखें, कौन सी अवधि बेटा? ठेठ अवधि में लिखा गया है। कौन सा? पद्मावत, ठीक है। कौन सी शैली है पद्मावत की? मसनबी शैली का प्रयोग है, ठीक है। मसनबी शैली, ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। मसनबी शैली का प्रयोग किया गया है, ये बात आप ध्यान रखें, क्लियर। तो 57 खंड माने जाते हैं, लेकिन जो है इसमें आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, पद्मावत की कथा का आधार क्या है? पद्मावत की कथा का आधार फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पद्मावत की कथा का आधार इनमें से क्या है? चित्तौड़ की रानी पद्मिती के जौहर की कथा है, उसमें लोक प्रचलित कहानियां भी हैं और सुग्गा की कथा भी इसमें आपको बताई गई है। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, भ्रमर गीत सार के संपादक हैं, भ्रमर गीत सार के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या फिर हजारी, कौन है बताएं? भ्रमर गीत सार के संपादक, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? भ्रमर गीत सार के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। 32 नंबर प्रश्न, जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक, जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जायसी आलोचना ग्रंथ, जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? बिल्कुल विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, विजय देव नारायण शाही, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न, तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी है? देखें, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। सुजान सागर की रचना बात की है तो ये आपकी घनानंद की रचना है। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? घनानंद की प्रेमिका का ही नाम था बेटा क्या? सुजान, ठीक है। सुजान हित सुजान सागर नाम की रचनाएं इन्होंने ही लिखी हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है, ठीक है। अब्दुल रहमान की रचना है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, जब कैकेयी कहती हैं, कैकेयी और भगवान जो है राजा दशरथ की वार्तालाप होती, उसी समय का ये एक प्रकार से वर्णन किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास में विश्वास की बात कही गई है, नारी के विश्वास की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उधर कहाँ कहते हैं कि भाई राम जी का राज्य होने वाला, उधर वनवास के लिए उनके लिए जो है वो मांग लेती हैं अपना वचन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभंग समाज में सुभग का अर्थ क्या है? भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबहंग समाज में सुभग का अर्थ क्या होता है? 35 नंबर बताएं, सुभग का अर्थ क्या होता है बेटा? सुभग का अर्थ होता है सुंदर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ठीक है। और जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होय, ये रचना किसकी है? ये पंक्तियां बिहारी लाल की हैं। इसमें भव बाधा का मतलब क्या होता है? भव बाधा मतलब होता है बेटा क्या? भव बाधा माने होता सांसारिक दुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा जी की वंदना को करते हुए बिहारी लाल मंगलाचरण में इस दोहे की बात करते हैं, राधा जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से, सूरदास, प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्वाह हैं, यानी यहाँ पर सूरदास की ये पंक्तियां हैं और गोपी और उद्धव संवाद की पंक्तियां हैं बेसिकली। तो यहाँ पर कहती है कि सगुण को छोड़ करके कौन निर्गुण को जाएगा पूजने के लिए। यहाँ पर सीधे सीधे गोपियां जो है इनको जो है उद्धव से कहती है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर्य प्रभु गुण ही छाड़ी को निर्गुण कौन निर्वाह में भावार्थ क्या है? गुण को छोड़ करके निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि सगुण भक्ति की यहाँ पर उपासना के आगे निर्गुण जो दिखता ही नहीं उसकी पूजा कौन करेगा? 39 नंबर प्रश्न है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई में ठगौरी का अर्थ क्या है? जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं बेटा पूछा जाए? ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। ठगाई से भरा सौदा है,
ये तो ठगौरी माने तो ठगाई से भरा सौदा, यानी यहाँ पर क्या है, ये जोग और योग की जो है गठरी लाद करके, ज्ञान गुण की योग की गठरी लाद करके उद्धव से गोपियाँ कहते कि तुम्हारा ज्ञान वगैरह लेकर के यहाँ पर बेचने आए हो, ये सब यहाँ पर नहीं, जोग ठगौरी ब्रजना बिकई है, यहाँ यका क्यों खरीदे वाला नहीं है, ठीक है। हमें सबका तुम मूर्ख समझे हो, हाटक दे के फाटक मांगत, ठीक है। अगला कुछ 40 नंबर प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कवन हवाल। ये पंक्तियां हैं बिहारी लाल की, ठीक है। राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे, जब वो एकदम से एक नवोधा जो है स्त्री के मोह में एकदम से फंस चुके थे, नई नई शादी हुई थी जयसिंह साहब की, उसी में लिप्त थे, महारानी अभी पूर्ण रूप से यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में राजा एकदम से उसी में लिप्त हो चुके थे, एकदम से डूब चुके थे प्रेम में और राजपाट भूल चुके थे। उनको राजपाट को याद दिलवाने के लिए बिहारी लाल ने एक दोहा लिख करके भेजा था। वो दोहा यही था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल, अली हली अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवाल। जैसे भंवरा कली में फंस जाता है, ऐसे ही उस अभी कली और आगे अगर नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी तो पूर्ण यौवन की अवस्था में ये आपकी जो है रानी प्राप्त नहीं हुई है, और जब पूर्ण यौवन में आ जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। और जब अभी से कली में इतना आप जो है फंसे, जैसे एक भंवरा कली में फंस जाता है, ऐसे आप फंस चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, राजा को भंवरे के समान बताया गया है, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कली को रानी के समान बताया गया है और राजा को भंवरे के समान, बिल्कुल इसका ए एंड सी दोनों करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय में राय का मतलब क्या है। धर्म धुरंधर, प्रश्न बढ़िया, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, राय मतलब होता है दशरथ, राजा के लिए, दशरथ के लिए प्रयोग किया गया है राय, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। सतसैया के दो हरे जऊ नावक के तीर, और दियखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहाँ भैया काव है, ये दोहा बिहारी लाल के संदर्भ में कहा गया है। नावक माने काव है, एक अर्थ पूछा गया है। नावक माने होता है छोटा तीर या बहेलिए का तीर, तीर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें तीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नावक माने क्या होता है, जो नावक के तीर, नावक माने होता है छोटा तीर या बहेलिए का तीर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है इसको, रसिकों का घर बिहारी सतसई को। 43 नंबर का, ठीक है, यह विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन प्राय शुक्ल जी के विचारों से निकट आपका दिखाई पड़ता है, पर कुछ संदर्भों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख आपको मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका यहाँ पर डी भी, ए भी लग सकता है, डी भी, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा भी जो है डाउट में रखिए। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, फटाफट से आप देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किसने किया था, फटाफट से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुज्ञता विशेषण, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रसिकों के हृदय का घर वाला कथन द्विवेदी जी से ही रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, बहुज्ञता, 44 नंबर, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया है किसने, बिहारी के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक कौन है। रीतिकालीन बताएं, 45 नंबर, फटाफट से बताने का, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है आपका, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तो मोरे कवित्त बनावत, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं, 46 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, घनानंद की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनानंद जो है रीतमुक्त परंपरा के कवि हैं। रीतमुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है कौन सा। रीतमुक्त कवियों के बारे में देखें, रीतमुक्त कवि जो थे दरबारी बिल्कुल भी नहीं थे ये, उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित बिल्कुल है, वियोग श्रृंगार की प्राथमिकता है, दार्शनिक विचारधारा से मुक्ति, बिल्कुल, यानी कि बी सी डी इनकी विशेषताएं हैं। जबकि ए वाला जो दरबारी कवि जो थे ये रीत सिद्ध कवि हुआ, सॉरी रीतबद्ध कवि हुआ करते थे, रीतमुक्त कवि जो थे वो दरबारी कवि नहीं थे, खुल करके रचनाएं लिखते थे। घनानंद की रचना नहीं इनमें से कौन सी, घनानंद की रचना कौन सी नहीं, देखिए घनानंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं बेटा, देखिए ईसकनामा इनकी रचना नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ईसकनामा जो है ये बोधा की रचना है, बोधा भी रीति मुक्त काव्य परंपरा से, आलम, बोधा और घनानंद, ये तीन विद्वान ऐसे हैं जो कि रीति मुक्त परंपरा से हैं, तीनों का ब्रेकअप हुआ रहा है, तीनों का ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था, सुजान नाम था, ठीक है। तो बाकी पदावली, प्रीति प्रवास और यमुना यस, ये सब घनानंद की रचनाएं हैं, जबकि ईसकनामा इनकी रचना नहीं है। अगला ईसकनामा किसकी है, बोधा की है। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, चूंकि बीच में छूट गया था थोड़ा सा। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक कौन है, रीतिकाल की जो है बताएं, प्रेम व्यंजना पुस्तक लिखी बच्चन सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपका हो ही गया था, ठीक है, चले रिपीटेड क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है, वही चीज
49 नंबर प्रश्न, घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है। घनानंद की रचना में आपको क्या दिखाई पड़ता है बेटा? तो इनमें से उपालंब की भावना भी मिलती है, प्रकृति चित्र भी मिलता है, विरह वर्णन भी मिलता है। डी ऑप्शन पर सभी मिलता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से आपका 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा है? दूसरा कांड आपका अयोध्या। तीसरा कांड किष्किंधा कांड। चौथा कांड आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा सॉरी तीसरा कांड आपका अरण्य कांड। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा कांड सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदरकांड। छठवां कांड लंका कांड। लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं। लंका कांड को किस नाम से? लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट कांड है आपका 7वां कांड, उसका नाम है उत्तर कांड, उसको ज्ञान कांड के नाम से भी जाना जाता है। बात ध्यान रखेंगे। 50 क्वेश्चन से हुए, 50 क्वेश्चन अगला अगला पेपर में दिखाता हूँ। चलिए, अब 50 क्वेश्चन आपका वो हो ही चुका था। अब 50 अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके लिए चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो, या फिर अगले साल में डीडीयू का पेपर होने वाला हो, सिद्धार्थ का ऑब्जेक्टिव पेपर हो माइनर वाला, ठीक है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का, माँ सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का पेपर हो, मेजर माइनर कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा आपका बीएससी है, माइनर पेपर है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा विंध्यवासिनी मिर्जापुर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से आज्ञे का काव्य संग्रह कौन सा है? आज्ञे का काव्य संग्रह इनमें से कौन सा बेटा? आज्ञे का काव्य संग्रह इनमें से आपका हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ये इनकी रचना है, ठीक है। ये बात ध्यान, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी काप जो है खाक धूल, ये मुक्तिबोध की रचना है। ये किसकी रचना है बेटा? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना ये है। तो ये मुक्तिबोध की रचना है, ध्यान रख लीजिएगा, चूंकि प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। हरी घास पर क्षण भर, ये रचना किसकी है? ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ जी की। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक युग की मीरा और विरह वेदना की जो है कवित्री कही जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर, इनमें से कौन सी रचना पंत की है? पंत माने सुमित्रानंद पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। देखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या आ चुका है? जैसे पल्लव, युगबाणी, लोकायतन, ठीक है, ये तीनों ही सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी। पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सब पंत जी की हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं आप। चौथा प्रश्न आपका आ चुका, जो है प्रश्न क्या आपका आ चुका है, वीणा वादिनी वर्दे, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? ये पंक्तियां बेटा किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं किसकी? बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविता ही है, ठीक है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को ओज का कवि भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के उन्नायक हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं, कामायनी के लेखक हैं, ठीक है। कामायनी कितने सर्गों में है? तो 15 सर्गों में बटी हुई रचना है। ये बात आप, चिंता सर्ग से शुरू होती है और आनंद सर्ग पर जाकर के खत्म होती है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली में लिखने का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, उसको अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ही लिखा, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी है? निराला जी ने लिखी है। अगला, वैदेही वनवास के रचनाकार, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है बेटा? वैदेही वनवास, बताएं 5 नंबर। वैदेही वनवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। वैदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास किसका है? मैं इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, गद्य काल का जनक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका छठा नंबर, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताएं, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका भाई, बताने का छठा नंबर प्रश्न आपका क्या आ चुका है? तो ये पंक्तियां किसकी? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्तियां किसकी बेटा? ये पंक्तियां हैं प्रिय प्रवास की, ठीक है। प्रसिद्ध पंक्तियां, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न आपका, निज भाषा उन्नति हाई, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, ये पंक्तियां किसकी हैं बेटा? ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भाषा की उन्नति को लेकर के बताया गया है कि अपनी भाषा की उन्नति सब सर्वोपरि होती है, मातृभाषा का महत्व यहाँ पर दिखाया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आप देखते हैं, तो 50 क्वेश्चन हो गए चुके हैं आपके, ये 58 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से मैं अगले पेपर का, चूंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे। रोवो हो सब मिल आवो हो भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, पंक्ति के लेखक कौन है? 8वां नंबर प्रश्न, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा से ही लिया गया है, ठीक है। पंडित, ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं, ये ऑप्शन, ठीक है। ये रोवो हो सब मिल आवो हो भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, भारत दुर्दशा नाम की एक पुस्तक है, उसी में लिया गया। भारत, ये किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने लिखा है।
9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है, बताएं। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्रा जी ने किया है, भारतेंदु जी ने नहीं किया है। तो बाकी कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की ही है, ठीक है। हरिचंद चंद्रिका और बाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की संपादकत्व में हुई हैं, जबकि ब्राह्मण पत्रिका ये पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी की पत्रिकाएं हैं, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी की ब्राह्मण पत्रिका, तो यही नहीं है, बाकी तीनों हैं उनकी, भारतेंदु जी की। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, भारतेंदु मंडल का लेखक इनमें से कौन सा नहीं बेटा, बताएं। 10वां नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10वें नंबर का, बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के बेटा, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। जबकि पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, बालकृष्ण भट्ट जी और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज जी, ये तीनों जो हैं ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पैरोडी, स्यावा और लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं किसने, 11 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का काव्य संग्रह कौन सा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का काव्य संग्रह देखिए, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही जो है काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, तीनों हैं उन्हीं के। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से नई कविता की विशेषता नहीं। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में मैं लेकर के आया हूँ। मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि भाई बच्चों के बहुत फोन आ चुके थे मेरे पास। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, श्रृंगार निरूपण रीतिकालीन विशेषता है इसमें से, श्रृंगार निरूपण किसकी है, नई विशेषता किसकी नहीं है। देखिए श्रृंगार निरूपण जो किसकी विशेषता नहीं है, प्रश्न पूछा गया है, बताएं। 13 नंबर करेक्ट, इनमें से नई कविता की विशेषता नहीं है। श्रृंगार निरूपण जो है रीतिकाल की विशेषता है ये, ठीक है। बाकी आप देखते हैं बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता और क्षणवादिता, ये सब आपकी नई कविता की विशेषताएं होती हैं, जबकि श्रृंगार निरूपण रीतिकाल की विशेषता है। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता 14 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला, 1903 में इन्होंने संभाला था, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसी से आप देखते हैं द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, 1918 तक संभाले रहे थे ये। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण काल कहा है, बताएं। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आधुनिक काल को हिंदी का नवजागरण काल किसने कहा, 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को विशेष करके भारतेंदु युग को हिंदी का नवजागरण काल कहा है, रामविलास शर्मा जी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता के कारण से इसको गद्य काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, छायावादी कविता में नारी यानी स्त्री की छवि किस रूप में दिखाई गई है, तो क्या होता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पकतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में और गरिमामयी रूप नारी का एक प्रकार से प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 19 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ा हुआ है, महाप्राण निराला जी को कहा जाता है, उनके विराट व्यक्तित्व ओजस्वी लेखन की वजह से उनको महाप्राण कहा जाता है, महाप्राण निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छायावाद के चार उन्नायक हैं, छायावाद के चार उन्नायक कौन कौन से हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी, ठीक है। छायावाद की दुर्गा कही जाती है महादेवी वर्मा जी, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां बेटा जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रसाद गुण की विशेषता यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है, तो प्रसाद गुण लगा देंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, 20 का सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से महोदय प्रश्न, संध्या सुंदरी कविता की विशेषता, संध्या सुंदरी कविता की विशेषता 21 नंबर, संध्या सुंदरी में प्रकृति का मानवीकरण, चित्रात्मकता और खड़ी बोली, ये तीनों विशेषताएं आपको दिखाई पड़ेंगी, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजुली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, पंक्तियां किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या है यहाँ पर कौन से किसका वर्णन है, तो इन पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी यहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति आपको साफ साफ दिखाई पड़ती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नति यहाई सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा एक प्रकार से छंद है? इन पंक्तियों में बेटा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? पहले में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। और दोहा का उलट दें तो कितना कौन बन जाता है? सोरठा बन जाता है। चौपाई में 4 चढ़ होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन से, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना? 24 नंबर, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये क्या नाम है? द्विवेदी युग की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की पहली अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ये द्विवेदी युग के महान कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जी, हरियोध उनकी उपाधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य विधा की रचना है, हिंदी साहित्य का जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है ये। 25 नंबर क्वेश्चन से, भारतेंदु युगीन कवियों की काव्य भाषा मुख्यतः थी। भारतेंदु युगीन कवियों की जो काव्य की भाषा थी बेसिकली वो थी ब्रज भाषा, और खड़ी बोली उनके गद्य की भाषा जरूर थी, ठीक है, लेकिन उनकी अभी तक काव्य जो थी ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। हिंदी का पहला काव्य जो लिखा गया महाकाव्य वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा द्विवेदी युग, यानी द्विवेदी युग में काव्य की भाषा खड़ी बोली बनी, नहीं तो उससे पहले जो है ब्रज भाषा में ही लिखी जा रही थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, ये बात आप ध्यान रखें। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, ध्यान। कामायनी किसकी रचना है? महाकाव्य कामायनी भी है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसमें 15 सर्ग हैं। साकेत की बात की तो साकेत मैथिली गुप्त जी का महाकाव्य है। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिचंद जी हैं, पंडित प्रतापचंद्र मिश्रा जी भी हैं, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास जी भी हैं, तीनों ये हैं, जबकि हरियोध जी जो है ये नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के नहीं हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से आपका, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उपरोक्त पंक्तियां जो हैं ये किस कविता की हैं? तो ये आपका वह तोड़ती पत्थर नाम की कविता है, जिसको लिखा है निराला जी ने। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, गुरु यानी बड़ा हथौड़ा लेकर के पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है एक जो है लड़की है, तो वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसने लिखा है? ये निराला जी की पंक्ति जो है कविता है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 29 नंबर प्रश्न आपका, रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, ये पंक्तियां किस कवि की हैं बेटा? ये पंक्तियां किसकी हैं? बिल्कुल ए भारतेंदु हरिचंद जी की ही हैं, ठीक है। एक स्त्री पुरुष उसका परदेश जा रहा हो तो उसी दौरान की जो है अवस्था का वर्णन किया गया। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो इस किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नग्गे जी ने किया था तार सप्तकों का प्रकाशन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कब हुआ था? 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। यहीं से आपका प्रयोगवाद की शुरुआत भी मानी जाती है, ये बात आप, प्रयोगवाद की नींव यहीं से रखी जाती है। प्रयोगवाद का समयकाल कितना? 1943 से लेकर के 1953 का समयकाल जो है आपका 1953 तक मान लीजिए, 10 साल तक या 54 तक मान लीजिए आपका प्रयोगवाद चलता है। 1937 से लेकर के 1943 तक का जो समयकाल है ये प्रगतिवाद कहा जाता है। 1918 से लेकर के 1918 से लेकर के 1936 तक का समयकाल छायावाद कहा जाता है। 1900 ईस्वी से लेकर के आपका 1918 तक का समयकाल जो होता है ये द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, और 1850 से लेकर के 1900 तक का समयकाल भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 31वां, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना के साथ प्रारंभ होता है? तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो तार सप्तक के प्रकाशन से 1943 से शुरू हो जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किसने लिखी है? 32 नंबर बताएं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, सी ऑप्शन लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की रचना है ये। कामायनी का दूसरा सर्ग कौन सा है? कामायनी का पहला सर्ग आपका होता है जो है चिंता सर्ग, और दूसरा सर्ग है बेटा आशा सर्ग, ठीक है, दूसरा सर्ग आपका है आशा सर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी में हृदय का प्रतीक पात्र, कामायनी में हृदय का प्रतीक पात्र 34 नंबर बताएं। बिल्कुल, कामायनी में मनु जो है बेटा, मनु जो है ये मन का कौन प्रतीक है? मनु जो है मन का प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। इड़ा किसका प्रतीक है? इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। हृदय का प्रतीक कौन है बेटा? हृदय का प्रतीक कौन है? बिल्कुल, श्रद्धा जो है ये हृदय का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। 35 नंबर क्वेश्चन से आपका, इनमें से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है। चांद का मुंह टेढ़ा नाम की रचना किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने ही लिखी है। देखिए 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है आपका? इनमें से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है? तो भूल गलती इन्हीं की रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 36 नंबर प्रश्न, बढ़िया है। किंतु हम है दीप, किंतु हम है दीप बताएं 36 नंबर।
किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं, स्रोत वाहिनी के किंतु हम बहते नहीं हैं। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये नदी के दीप नाम की कविता, जिसको लिखा है साहिबाग्य सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञे जी की कविता नदी के दीप से लिखी, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कविता। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत ने जर्जर मान्यताओं के नष्ट होने की बात किस कविता में कही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसी कविता में सुमित्रानंद पंत जी ने जर्जर मान्यताओं को नष्ट होने की बात कही है। प्रथम रश्मि किस प्रकार की कविता है? प्रथम रश्मि मतलब पहली सूर्य की पहली किरण। प्रथम रश्मि का क्या अर्थ होता है? सूर्य की पहली किरण। सुमित्रानंद पंत की प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है ये, प्रकृति चित्रण प्रधान कविता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अच्छा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। छंदों का जाप घर कौन सी रचना कहलाती है? तो उनकी रचना रामचंद्रिका कहलाती है। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने बता दिया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ठीक है, ये बाले तेले बाल जाल में उलझा दो कैसे लोचन, एक पंक्तियां सुकुमार कवि प्रकृति के सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, सुमित्रानंद पंत के काव्य में निम्न में से कौन सी विशेषता निहित है? 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका, विषय और शैलीगत गतिशीलता, शिल्प का अधिकाधिक महत्व और चित्रमयी भाषा का प्रयोग। सुमित्रानंद पंत के काव्य में तीनों विशेषताएं आपको भरपूर मात्रा में मिलती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व है। महादेवी वर्मा जी के काव्य में शामिल तत्व 41 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका, जागरण की चेतना, स्वतंत्रता की कामना, दुख की अनुभूति, तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे। 42 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में प्रमुख विशेषता। महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी? 42 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता आपकी है रहस्यवाद और अलौकिक सत्ता के प्रति उनका प्रेम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर और रहस्यवाद। 43 नंबर प्रश्न आपका चुका, जाग तुझको दूर जाना कविता जो है ये किसकी है? कविता संबोधित है। 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाग तुझको दूर जाना कविता स्वतंत्रता सेनानियों और जीवन पथ के पथिकों सभी को प्रेरित करती है। स्वतंत्रता सेनानी, आराध्य की प्राप्ति के लिए जो है व्यग्र भक्त, जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक, इन तीनों को जो है बताती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है। 44 नंबर, छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है तो इसका 1918 से 1936 तक माना जाता है छायावाद का काल। ठीक है, बी ऑप्शन छायावाद कहते हैं। 1900 से 1920 आपका आता है द्विवेदी युग, पहला द्विवेदी युग है, फिर छायावाद है, फिर आपका आएगा प्रगतिवाद 1936 से 43, 1943 से 1960 तक आप मान सकते हैं, ये आपका आता है प्रयोगवाद। ठीक है, और 1954 से वैसे आपकी नई कविता आंदोलन भी शुरू हो जाता है। 54 से 60 तक कुछ लोग बता देते हैं, और 1960 से लेकर के अब तक जो है साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के नाम से जानते हैं जिसको। ठीक है, चले 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है? इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य है बेटा? महाकाव्य आपकी कामायनी महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, बाकी सारे रचनाएं जो है वो ऐसी रचनाएं हैं, बाकी हिंदी साहित्य का एक कालजयी रचना है महाकाव्य जो है कामायनी। 46 नंबर प्रश्न आपका, दूसरा रामचरितमानस भी कहा जाता है। महाकाव्य का लक्षण इनमें से, महाकाव्य का लक्षण क्या होता है बेटा? बिल्कुल 46 का डी ऑप्शन लगा देंगे। सर्गबद्धता, कथानक और रस योजना, तीनों इसमें बड़ी मात्रा में रहती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? समस्या पूर्ति जो है आपको मिलेगा किस युग की कविता में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति आपको मिलता है। यानी पहले एक समस्या आएगी और समस्या की पूर्ति भी उसी अगली पंक्तियों में आपको दिखेगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ? इनमें से देखिए, इनमें सबसे पहले प्रकाशन किसका? प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ है? 1914 में जो है प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, अब परिमल का प्रकाशन कब हुआ? 1930 में। ये जो है किसकी रचना? परिमल। परिमल 1930 में प्रकाशित हुई रचना है, किसकी? निराला जी की रचना है। कामायनी का प्रकाशन 1900 किस में हुआ है? 1935 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की, और हिंदी का पहला हिंदी काव्य है, तो जाहिर सी बात है 1914, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रिय प्रवास जो है 1914 में सबसे पहले आया है। क्लियर? चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, लंबी कविताओं में से एक है। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति में क्या होता है? शोषितों के प्रति दीनता का चित्रण किया गया है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण भी किया गया है। तीनों विशेषताएं प्रकृतिवादी काव्य की हैं। डी ऑप्शन में प्रयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन और आपका 125 नंबर क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन इससे पहले मैंने देखा था और 50 ये, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके हो गए। और बीच बीच में मैंने जो तमाम सारे क्वेश्चन आपके बता दिए हैं, कम से कम आपके 200 से अधिक क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी विशेषता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में नहीं है? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में लोक सेवा और भक्ति है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था उनकी विशेषता नहीं है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। नहीं, इनके काव्य की विशेषता ये नहीं। बाकी खड़ी बोली का प्रयोग, लोक सेवा की भावना, वियोग तथा वात्सल्य का वर्णन भी सब किए हैं, लेकिन हरिऔध के काव्य में विशेषता कौन से नहीं मिलेगी? धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। आस्था रखते हैं वो, अनास्था नहीं रखते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके आपने 100 क्वेश्चंस को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल जो आपका ये है, इस पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आप इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दुनिया के क्या लगभग में अधिकतर विश्वविद्यालय के पेपर इस पर सॉल्व करवा दिए थे, और साथ ही साथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलता रहता है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।